हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री पावर प्रिपरेशन। हम कर रहे थे डीपीएसपी की पॉलिटी के अंदर और ये आई थिंक ये लास्ट हम कर देंगे आज कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें जानना है कि कौन सी कोई इंसर्ट की गई है और क्या कुछ फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या डिफरेंसेस है। कुछ यूसीसी के बारे में अगर थोड़ा बहुत कुछ है तो हम देख लेंगे और कुछ लॉ लेके आए थे डीपीएसपी के अंदर, क्या क्या लॉ आए थे और क्या क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट ऐसा है जो आया था, तो वो हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोटिवेट हो जाए और अपलोड करते रहे चीज़ों को और जल्दी जल्दी आपसे पीवाईक्यू का जो सीरीज है वो हमारी फिर शुरू कर दे और हिस्ट्री को एक बार कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लेके आ जाए। तो चलो आज जो है अमेंडमेंट्स इन डीपीएसपी में क्या था वो देखेंगे। पहले था 42 अमेंडमेंट। आपको देखो ये है ना, ये आपको एक पिन बढ़ा के लगा लो, आपको सीधा पूछ ले कि 42 अमेंडमेंट में क्या क्या था। 42 अमेंडमेंट 1976 के अंदर पार्ट 4 में आता है, देख लेना। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, फैक्चुअल बेसिक चीज़ें, क्योंकि यूपीएससी 24 ने बता दिया और पहले भी बताया हुआ है और स्टेट पीसीएस में भी तो पूछता ही है। देखो हमने पढ़ा है 39A टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। मैंने बता दिया किन किन को देता है, डिसेबल वगैरह जो है, जिनकी इनकम कम है, क्या एलजीबीटी को भी है। तो वो जो फ्री लीगल एड जो है वो किस में 42 अमेंडमेंट में 39A। एक है 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ये भी इंदिरा गांधी जी के टाइम में हुआ था 42 में। 48 में तो प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, मैंने कहा स्टॉकहोम कन्वेंशन का इफेक्ट था। तो 40 ये जितने भी है ये 42 के अंदर है। फिर आता है 42 का था, ये था कि जो 42 के अंदर जो कर्मकांड किए गए थे, इतना मतलब संविधान को और राइट्स को, 44 में ये कहा कि भाई लोगों को जो राइट्स छीने गए उनको कहीं ना कहीं वापस रिस्टोर करना था। तो उसमें कुछ चीज़ें रिस्टोर करने की जगह ये भी रहा कि भाई चलो अच्छा बात, कुछ अच्छी चीज़ें की है तो ये भी मानना ही पड़ता है कभी कभी। 42 को 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 सेक्शन 2 38 का जो सेक्शन 2 है 38 आर्टिकल सोशल वाला, स्टेट इन पर्टिकुलर शेल स्ट्राइव टू मिनिमाइज इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज। मिनिमाइज करेगा इनइक्वलिटी जो है ना इकोनॉमी में, मतलब उसको मिनिमाइज करेगा। इनकम एंड एलिमिनेट इनइक्वलिटी इन स्टेटस, फैसिलिटी अपॉर्चुनिटी सबको एक साथ देगा, इंडिविजुअल ऑल्सो अमंग द ग्रुप। दूसरा है इट ऑल्सो एलिमिनेटेड राइट टू प्रॉपर्टी। जो 44 में दूसरा एक क्या किया गया, तो जो राइट टू प्रॉपर्टी जो था ना फंडामेंटल राइट, वो उसको हटा के कहाँ ऐड किया गया, उसको हटाने के बाद उसको 300A उसके अंदर है जो एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट तो हम इस कोर्ट जा सकते हैं लेकिन लेजिस्लेटिव के अगेंस्ट नहीं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब प्रॉपर्टी कौन सा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 300A के अंदर 300 कब। ठीक है, दूसरा एक अब आता है अमेंडमेंट हुआ था एक 86 अमेंडमेंट 2002 टू चेंज द सब्जेक्ट मैटर आर्टिकल 45 एंड मेड एलिमेंट्री एजुकेशन फंडामेंटल राइट। ये जो 45 के अंदर जो था ना उसको फंडामेंटल राइट भी बना दिया था आर्टिकल 21A के अंदर। ठीक है, एक है 1970 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का गांधीन प्रिंसिपल, ये 43B, इसमें गांधीन प्रिंसिपल है, ध्यान रखना। फॉर्मेशन ऑटोनॉमस फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो है ये 97 जो अमेंडमेंट हुआ था 2011 में, उसके अंदर जोड़ा गया था, गांधीन प्रिंसिपल है 43B के अंदर। तो ये जो अमेंडमेंट थे कुछ। अब जो हमें देखना है ना, एक क्या है ना, एक चीज़ कुछ है कि जो डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी के सिमिलर चीज़ें जो है आउट ऑफ डीपीएसपी है, यानी डीपीएसपी में नहीं है, आउट ऑफ डीपीएसपी है। यानी कहने का मतलब कि डीपीएसपी के जैसे ही कुछ चीज़ें रखता है, बेसिक उसके नॉर्म्स तो ऐसे ही है लेकिन वो डीपीएसपी के अंदर ना होकर कॉन्स्टिट्यूशन के अदर पार्ट में। यानी जैसे आर्टिकल 350A जो है ना, एवरी स्टेट लोकल अथॉरिटी विद इन द स्टेट आर रिक्वायर्ड टू डिलीवर सफिशिएंट फैसिलिटी और इंस्ट्रक्शन एंड नेटिव लैंग्वेज एंड मदर लैंग्वेज के रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह नेसेसरी एलिमेंट्री वगैरह कोई करने का जो है ना, वो है 350A के अंदर। दूसरा टर्मिंग द प्राइमरी स्टेज ऑफ चिल्ड्रन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एरियाज। ठीक है, दूसरा है 351 के अंदर क्या है, इट डायरेक्ट यूनियन टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए जो बनाया वो 350, यानी भी स्टेट के बारे में बता रहा है कि भाई स्टेट को ये काम करना चाहिए। यूनियन को बता रहा है मीडियम टू एक्सप्रेशन ऑफ एवरी एलिमेंट एंड कंपोजिट ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया। फिर है 335, इट इज एक्सप्रेस द क्लेम SC ST माइट बी टेकन इन द कंसिडरेशन consistently
with the maintenance of effectiveness of administration, making appointment of service and post association of affair of union and कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि भाई सर्विस जो दिया जा रहा है, जैसे हम फंडामेंटल डीपीएसपी में और राइट में पढ़ते हैं, तो ये भी ऐसा ही है कि SC/ST को ध्यान में रखना पड़ेगा, उनको सर्विस के अंदर कैसे लेना, सब ये बात किया जा रहा है। तो ये 35 के अंदर है। दूसरा ये तो हो गया। अब जो हमारा ये इससे ज़्यादा नहीं है, हमारा डिफरेंस क्या है थोड़ा फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल डीपीएसपी के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो ये है फंडामेंटल पार्ट 3 में, ये पार्ट 4 के अंदर है। इसका आर्टिकल ये आपको ध्यान रखना चीज़ें, आप बिल्कुल सीरियस, ऐसा नहीं कि सीरियस नहीं लेंगे। स्टेट पीसीएस और यूपीएससी 24 में पूछ चुके हैं प्रभु, ये आपको ध्यान रखनी है। आप बिल्कुल सीरियस नहीं ले, ऐसे नहीं है कि अनसीरियसली कर लो, सीरियस लेनी पड़ेगी। 12 to 35 आर्टिकल फंडामेंटल राइट है, फिर 36 से 51 जो है ना वो है। तो 51 किस बारे में बताना, एक बार हमने डिस्कस कर लिया लास्ट वीडियो, पिछले वीडियो में, तो बताना ये 4 के अंदर है, ठीक है। 51 किसके बारे में? बेसिक राइट दैट आर गारंटेड टू सिटीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नोन एज ए फंडामेंटल राइट। और डीपीएसपी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन गाइडलाइंस है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन है स्टेट को कि आपको ये चीज़ें फॉर्मलाइजेशन, जब आप पॉलिसी बना दें तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, जबकि वो तो राइट है डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करता है, जबकि ये क्या करता है? सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करता है। कौन? डीपीएसपी। जबकि फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल, वेलफेयर ऑफ ईच एवरी सिटीजन की बात करता है। ये नैरो कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट है वो नैरो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सिर्फ सिटीजन के वेलफेयर और द सिटीजन के फ्रीडम की बात करता है। ये वेलफेयर ऑफ इंटायर कम्युनिटी की बात करता है, यानी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है डीपीएसपी। इंटायर कम्युनिटी, पूरे स्टेट और देश के बारे में बात करता है ना, कि भाई सबको लिए कुछ अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए। एज पर द लॉ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज पनिशेबल, यानी पनिशेबल है, लेकिन ये पनिशेबल नहीं है। अगर भाई सरकार के पास पैसे होंगे, उसकी स्टेट के पास पैसे होंगे, तो वो इलेक्शन में जो मैनिफेस्टो लाएगा उसके अनुसार काम करेगा। अगर नहीं करेगा तो उसमें ये तो थोड़ी है कि भाई उसके ऊपर केस कर दिया जाए। नहीं थे पैसे, गवर्नमेंट के पास बजट नहीं था, नहीं किया। हाँ, वो हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर आप वोट ना देके सरकार गिरा सकते हो, ये बात हो सकती है। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, ये जस्टिसेबल है, यानी जस्टिसेबल है, हम कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमारा कोई वायलेशन होता है तो इसी बारे में, ठीक है। तो कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इवन डायरेक्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंदर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज नॉट जस्टिबल, हम ऐसा थोड़ी कोर्ट में थोड़ी जा सकते हैं इनका वायलेशन होता है तो। इफ देयर इज अ लॉ इन विच वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट देन कोर्ट कैन डिक्लेयर इट इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर ऐसा है कि ऐसा कोई लॉ है जिससे वायलेशन हो रहा है तो उसको इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है। इफ देयर इज अ लॉ वायलेशन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल देन कैन कोर्ट डू नॉट हैव पावर टू डिक्लेयर इनवैलिड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो कर ही नहीं सकता, है ही नहीं ऐसा। फंडामेंटल राइट आर समटाइम्स कंसिडर ए काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन स्टेट, मतलब रिस्ट्रिक्शन है। और दूसरा है डीपीएसपी जो डायरेक्शन फॉर द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग टू अचीविंग पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, और जबकि फंडामेंटल राइट तो इंस्ट्रक्शन लगाता है ना स्टेट पे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, एक प्रकार नेगेटिव है, स्टेट को रोकता है। फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है, और डीपीएससी प्रिंसिपल है उनको भी सस्पेंड किया है, उनको भी किया जा सकता है, उनको नहीं लागू किया वो अलग बात है। ले सस्पेंड करने का मतलब ये नहीं है कि आपको फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल हटा दिया। सस्पेंड करने का मतलब ये है कि कभी जैसे इमरजेंसी लगी है तो आप उस मामले में ऐसा नहीं हो सकते कि देखो आपके कहीं उस देश में, बांग्लादेश या पाकिस्तान में या कहीं वार चल रहा है तो आप कहेंगे नहीं मैं तो उसी देश में जाऊँगी, मैं तो फंडामेंटल राइट अंडर 21 के अंदर जाऊँगी, मैं तो अभी जाऊँगी। तो वो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, या फिर कि भाई कुछ पॉलिसीज हाथ में ले सकती है, भाई यूनिटी बना रखनी है ना, तो ये चीज़ होगा, ठीक है। जैसे ड्यूरिंग एमरजेंसी बट राइट गारंटेड आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सेंसिटिव। दूसरा ये है कि इसमें भी जब ये ध्यान रखने की 44 अमेंडमेंट हुआ ना 1978, अब आगे पढ़ेंगे जब इमरजेंसी के पढ़ेंगे तो 44 अमेंडमेंट 1978 में क्या कहा कि जो 20 और 21 का जो है ना उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, भले इमरजेंसी भी लगे ना तो भी नहीं किया जा सकता। लेकिन बात यह है कि अगर 32 को किया जा सकता है तो इनका कोई वैसे ही मतलब नहीं है। दूसरा है डीपीएसपी जो है ना इनको नेवर सस्पेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस, इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से तो हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वेलफेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन है, तो इनको सस्पेंड तो नहीं किया जा सकता। लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करे नहीं करे वो स्टेट के ऊपर डिपेंड है, गवर्नमेंट हम कोई कोर्ट नहीं जा सकती इसको लेके। फंडामेंटल राइट्स वर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन यूएन, मतलब जो फंडामेंटल राइट है ना हमने यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से। जबकि डीपीएसपी जो है ना ये हमने आयरलैंड और स्पेनिश का भी थोड़ा इफेक्ट है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, आयरलैंड से लिया गया और स्पेनिश का थोड़ा इफेक्ट है। तो ये हमारा था डिफरेंस कहीं ना कहीं। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐसे पढ़ेंगे, हम देखो जो कुछ चीज़ें
ये हमने लगभग पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम अब देखो एक्सेप्शन टू डीपीएसपी एंड गोकुलनाथ केस। ये गोकुलनाथ केस का आया था, गोकुलनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1978। एक आया था मिनर्वा मिल्स। कौन सा आया था? मिनर्वा मिल्स। मिनर्वा मिल्स का जो केस आया था, लॉज गिविंग इफेक्ट टू द आर्ट, मतलब आर्टिकल 39B और सी डीपीएसपी का शुड नॉट बी डिक्लेयर एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड ऑन ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ 14 और 19। इसमें गोकुलनाथ केस में ये वो इस पे था कि भाई अगर कोई जो लॉ है ना वो डीपीएसपी के 39 और बी और सी को अगर कोई इम्प्लीमेंट करना है, और अगर वो इम्प्लीमेंट करने पर कोई जो पर्सन है वो कोर्ट नहीं जा सकता कि हमारा 14 और 19 का वायलेशन है, ठीक है। ये गोकुलनाथ केस में मामला था। एनी सच लॉ विच गिव इफेक्ट ऑफ 39B डीपीएस शैल नॉट बी क्वेश्चन ऑन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसी को लेके गए थे, कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया सकता। नोट, सी कैन बी गिवन प्रेसिडेंस ओवर द 14 आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन नॉट ओवर और। तो कोर्ट ने कहीं ना कहीं जब ये लेके आया था ना कि भाई ऐसा नहीं किया जा सकता, तो कोर्ट ने कहा था कि भाई देखो कोर्ट क्वेश्चन तो किया जा सकता है लेकिन वो देखा जाएगा। तब आया मिनर्वा मिल्स, 1980 के अंदर आया था। हम इसको देखें तो मिनर्वा मिल्स में ये कहा था कि जो फंडामेंटल राइट और ये जो डीपीएसपी ने इनकी जो हार्मोनी है, दोनों को मतलब कोऑपरेशन है, उसको कहेंगे हम द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे। और उनमें एक्सेप्ट भी किया था कोर्ट ने कि हाँ ये जो 1914 इफेक्ट नहीं करेंगे अगर 39 को हम करेंगे, ऐसे तो नहीं करें। लेकिन ये कहा था कोर्ट ने कि भाई अगर इस गोकुलनाथ में तो ये था कि भाई हाँ क्वेश्चन तो किया जा सकता है, ये तो क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन ये था पहले कि भाई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। लेकिन अब ये है कि आप इस आधार पे नहीं कर सकते कि हमारा वायलेशन हो गया, क्वेश्चन तो कर सकते हैं लेकिन वो कोर्ट देखेगा। लेकिन 14 और 19 का अगर वायलेशन होता है तो अभी ये है कि भाई आपके लिए तो कितने लोगों कम्युनिटी का भी तो वेलफेयर करना है ना, तो उस आधार पे आपको ये किया जा सकता है कि देखो ये वायलेशन नहीं है, ये हो सकता है आप अपने ऊपर ले रहे हो पर्सनली, बट वेलफेयर ऑफ द स्टेट है। दूसरा ये कहा था कि ये जो सिर्फ 14 और 19 के ऊपर ही सिर्फ इनको किया जाएगा, दूसरे आर्टिकल ऐसा नहीं कि 21 का भी वायलेशन कर रहा फिर भी कि नहीं यार ये तो वेलफेयर ऑफ द स्टेट है, इसको तो हम आपके पर्सनल के लिए नहीं कर, नहीं, अगर 21 का किसी का वायलेशन हो रहा है तो उसको सस्पेंड किया जाएगा। ये चीज़ें कुछ है। अब देखो जैसे लैंड रिफॉर्म के लिए मिनिमम वेज एक्ट आया था, ये सब डीपीएसपी से रिलेटेड है। ये देखो आपको देख लो, चाइल्ड प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जिसको 2020 में भी इसको अमेंडमेंट किया गया। चाइल्ड लेबर के रिलेटेड बॉन्ड लेबर आया था, ठीक है, ये सब एक्ट आए थे। ये कहने की डीपीएसपी था। पंचायती राज आया था 40 आर्टिकल को फुलफिलमेंट करने वाला, ठीक है। प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री 43, ये भी आपने देखा, ठीक है। 45 वाला भी आ गया था, ये हमने देख लिया। रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड मनरेगा आई, तो ये भी कहीं ना कहीं डीपीएसपी से ही है, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, हेल्थ सेंटर होगा, ये सब क्या चीज़ है, ये डीपीएसपी के। वेलफेयर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन राइट हो गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ये सब क्या है, ये डीपीएसपी को ही तो इंडिकेट करते हैं। हेरिटेज प्रिजर्वेशन हो गया जैसे 49 के वाला, ठीक है। तो ये नहीं, ये सब। अब जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है 41 में, जैसे गोवा में थोड़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता है, लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, रिलीजियस अलग अलग लॉज है, रिलीजियस अपने अपने लॉ है, उसके हिसाब से। अभी उत्तराखंड ने भी इम्प्लीमेंट किया है, बात चल रही है, इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी है, तो आप इसको थोड़ा ही पढ़ लेना डीपली है, ठीक है। 44 अंदर क्या आता है, आर्टिकल 44 क्या आता है, टिल डेट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन इज रिगार्ड। अभी तक ज़्यादा कोई नहीं लिया। हिंदू पर्सनल लॉ 56 में, हाउ एवर नो अटेम्प्ट टू फ्रेम ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। शाहबानो केस आया था कहीं ना कहीं कोर्ट में, इसमें शाहबानो को गवर्नमेंट हैज़ डन नथिंग फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड, कोर्ट ने ये माना भी था। शाहबानो केस के बाद कोर्ट थोड़ा नाराज था। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड स्टेट ऑफ गोवा शाइनिंग एग्जाम्पल वेयर द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज द एप्लीकेबल टू ऑल। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक दिया था कि भाई एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि पर्सनल लॉ है ना, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया 1950, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है अलग से सब चीज़ का, ये प्रमोट कम्युनिटी, ये थोड़ा मेंस के आप इसको देख लेना, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम डायरेक्टेड पार्लियामेंट टू यूनिफॉर्म सिविल कोड 98 द मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो केस, पॉपुलरली नोन एज शाहबानो केस। शाहबानो केस पॉपुलरली जाना जाता है वैसे भी। मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट 1980, इसको जो है ना वो लागू नहीं किया गया था प्रोटेस्ट के बाद।
तो ये आज हमारा जो था एंड था DPSP के लिए। तो आई होप कि आपको DPSP से रिलेटेड सब चीज़ें आई होगी। आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट आप और चीज़ें लेके आए और बेटर रहे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।